हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक, जो कि खान सर के द्वारा दिया गया है। लुसेंट का भी सीरीज चलता रहेगा दोस्तों। उससे तो हम हिस्ट्री पहले करते जा रहे हैं, लेकिन संविधान को भी साथ साथ लेके चलना है, और वो संविधान हम पॉकेट जीके के बुक से लेके चलते हैं। और उसी में से पढ़ेंगे भारत का संविधान, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। और पहला टॉपिक है हमारा भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास दो कालखंडों में चला है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक थी। उसके बाद आ जाती है ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चली है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू होती है 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, उसके तहत क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, तथा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जो कि एलिजा एम्फे थे, तथा 3 अन्य चैम्बर, लिमेंस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 का था। ब्रिटिश सांसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा, कौन से एक्ट? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 का था। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल के परिषद को सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे शासन का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोहरे शासन का प्रारंभ कब हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चलिए अब पढ़ते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। EIC मतलब
ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। किस एक्ट के तहत? 1793 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। उसमें क्या हुआ? EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए जो है इसका एकाधिकार बढ़ा दिया गया 1793 का चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। अब पढ़ते हैं आगे 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का भी अधिकार मिला। पहले 20 साल का मिला 1793 ईस्वी में, फिर उसके बाद 20 साल का मिला 1813 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अच्छा, पहले जो मिला था उसका व्यापार का एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया है, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपलब्ध किया गया। नोट: भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के तहत 1723 में प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से पड़ी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब से पड़ी? 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो कि और जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से पड़ी। अगला 1833 का अधिनियम, पहले पढ़े थे इससे पहले 20 साल पहले था 1813 का चार्टर्ड एक्ट, उसके बाद पढ़ रहे हैं 1833 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश का एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किस एक्ट में मिला? तो 1833 का एक्ट में मिला। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम शब्द का प्रयोग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे 1833 के अधिनियम में क्या हो गए? वो भारत का गवर्नर जनरल हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य, जो कि चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया, उनकी नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से कब अलग किया गया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 1853 ईस्वी के समय। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान दिया गया। अब पढ़ते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? ये कहता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 ईस्वी में तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 ईस्वी को भी समाप्त कर दिया गया।
भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। 1858 के बाद क्या हुआ? भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय जो कि 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से व ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य थे। भारत परिषद का गठन। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल पहले कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब वह क्या कहा जाने लगा? 1858 के बाद वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। ब्रिटिश महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। उन्होंने किस अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बना भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। भारत में जो मुगल सम्राट का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। चलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे अब। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या हुआ? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। किस परिषद अधिनियम में? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम में। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया। किन किन को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में मनोनीत किया? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। 1865 का अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बाद कौन सा आता है? 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया। 1865 का अधिनियम क्या बोलता है? इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं 1873 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। इससे पहले चार्टर्ड एक्ट कब आया था? 1853 ईस्वी में। 20 साल पहले, 20 साल का चलता था चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि EIC जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट, EIC को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया। जस्ट इसी 1873 के चार्टर्ड एक्ट के बाद ही 1 साल के बाद EIC को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया।
अब पढ़ते हैं 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। चलिए अगला 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम क्या कहता है? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को क्या कर दिया गया? महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1876 का शाही अधिनियम के द्वारा। 6 सदस्यों की केंद्र कार्यकारिणी में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। आगे पढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मार्ले व मिंटो, मार्ले थे सचिव, मिंटो थे वायसराय। सुधार अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो की सिद्धांत पर आधारित है। मार्ले मिंटो अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है 1909 का। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मार्ले को। केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, उनकी नियुक्ति हुई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीयों, एक केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हुई। नोट: भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा ही क्या हुआ था? अधिनियम था। 1885 ईस्वी में ही क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 ईस्वी में बने यही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था मंजूरी दे दी। उसके बाद पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो। और 1919 के नियम को क्या बोलते हैं? अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, एक राज्य परिषद जो कि 5 वर्ष कार्यकाल था, वह 60 सदस्य का था। 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत होते थे। किसमें? राज्य परिषद में। दूसरा क्या है? केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष कार्यकाल रहेगा, 145 सदस्य रहेंगे, 104 निर्वाचित व 41 मनोनीत। इनकी स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया।
भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लियोनेल कर्टिस को, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। डायरकी किनकी पुस्तक थी? लियोनेल कर्टिस को, जिसे द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। भारत में 1926 व 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए। किस अधिनियम के तहत हुए? तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार मिला। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1919 के मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन कब किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा। किंतु 2 वर्ष पूर्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। अब आता है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहले नोट पढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नोट, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला हस्तांतरित विषय, दूसरा है आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय क्या है? हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन व नियंत्रण, पुलिस, न्याय व प्रशासन एवं भू राजस्व आदि शामिल थे। आरक्षित विषय में रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, भूमि अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि थी। किसमें? आरक्षित विषय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। किस अधिनियम ने? 1919 का भारत शासन अधिनियम ने। नोट, इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मोंटेस्क्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, जो कि भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, उनकी स्थापना करना था। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? 1935 ईस्वी में। यह अधिनियम भारत में
पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला व विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। किस शासन अधिनियम के द्वारा? 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। संघीय न्यायालय में क्या होंगे? एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। पहली संघ सूची जो कि 59 है, दूसरी राज्य सूची जो कि 54 है और तीसरी समवर्ती सूची जो कि 36 विषय पर शामिल किए गए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? केंद्र व इकाइयों के बीच का शक्ति का विभाजन किया गया। कितने में? 3 सूचियों में। पहला संघ सूची जो कि 59 है, राज्य सूची जो कि 54 है और तीसरा समवर्ती सूची जो कि 36 विषय शामिल है इसमें। अब आगे पढ़ते हैं। नोट: अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन हो गया। इस अधिनियम द्वारा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा क्या होता है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई तथा यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध किया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। नेहरू जी ने क्या कहा? 1935 का अधिनियम जो है क्या है? बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद जिन्ना ने भी कुछ कहा है कि पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी क्या कहा कि उनके शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन हो गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। इसका मतलब स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था।
वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारतीय सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेंगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 1935 के अधिनियमानुसार विधानसभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पहला टॉपिक भारत संवैधानिक इतिहास को समाप्त किया। हालांकि इस एक ही टॉपिक को समाप्त करने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों। ऐसा प्रायः होता रहेगा क्योंकि इस बुक में एक ही टॉपिक को कई ज़्यादा पॉइंट्स में दिया गया है, इसलिए यह वीडियो लंबा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो आप अपना स्पीड बढ़ा के भी दे सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर, संविधान का निर्माण।